बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर तजियाकार, प्रेस फाउंडेशन के साबिक़ वाइस चेयरमैन जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बकौल शायर बड़ा मज़ा उस मलाब में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। गेज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह खान के साथ एक तवील मुलाकात हुई है। बज़ाहिर तो जो तफ़सीलात सामने आई हैं उसमें यही बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर की तमीर व तरक्की और वही रवायती बातें कि तहरीक आज़ादी कश्मीर समेत दीगर अमूर पर बात हुई है। लेकिन 16 माह के बाद ये मुलाकात एक ऐसे वक्त भी हुई है जब आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो है बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी। तो आज हम अपने मेहमान जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब से ये पूछेंगे, बताइएगा जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब कि ये जो मुलाकात है इसको आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी सुहेल साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े अरसे के बाद आपने जो है वो मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी है। कभी कभी हम इस सीट पे बैठा करते थे, कभी कभी हम मेज़बान हुआ करते थे। फिर आप गई रुतों के हम सफ़र हो गए। गई रुतों के हम सफ़र हो गए। दूसरी बात यह है कि आपने जिस मुलाकात का कहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर में बड़ी एक सियासी रवादारी है और आज़ाद कश्मीर का हुस्न ही यही है सियासत का कि यहाँ सियासी इख्तलाफात के बावजूद मसले कश्मीर के ऊपर बात हो जाए, मज़हब के ऊपर बात हो जाए, नामुस रसालत पे बात हो या कोई और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब जहाँ तक तनवीर इलियास साहब की और अनवारुल्लाह साहब की मुलाकात है तो मेरा ख्याल है ये एक ही पार्टी से आए थे, एक ही स्कूल ऑफ थाट से इनका तल्लुक था, एक ही लीडर के साथ ये काम कर रहे थे, एक ही जैसी इनकी सोच थी। फिर तनवीर इलियास साहब को मेरा अपना ख्याल ये है कि अनवारुल्लाह साहब ने नहीं हटाया, बल्कि वो हटे किसी और वजह से थे और वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी किसी और से चल रहा था। तो बीच में आखिर हर आदमी को आका सले, हर एमएलए को आका सले अच्छा खेले और प्राइम मिनिस्टर बन गए। हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो तनवीर इलियास साहब के साथ कुछ लोग शायद मशीर ऐसे हों जो उनको हर अच्छे आदमी से हमेशा दूर कर देते हैं और गलत मशवरे दे के। तो सियासत में आप बंदूक से जंग तो नहीं लड़ते ना, मुज़ाकरात ही करते हैं। तो मुज़ाकरात हर वक्त होते रहने चाहिए। मेरा ख्याल है इनकी आपस की ये जो मुलाकात है ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले तनवीर इलियास साहब ने उन्होंने तनवीर इलियास साहब ने सरदार अतीक अहमद खान साहब से मुलाकात की, वो भी एक बहुत अच्छा अमल था। जब ये सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, मिलते मिलाते रहेंगे तो आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसके अंदर प्रॉपरली वो इन रहेंगे। खाली बड़े जलसे करने से भी जो लीडर है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करता जिस वक्त तक उसके साथ एमएलएज़ या दीगर लोग ना हो। तो ये जिस वक्त में ये मुलाकात हुई है ये वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ अफवाहें फैल रही थी जी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कोई अदम एतमाद आ रही है, हालांकि ऐसी सूरत हाल फौरी तौर पर नज़र नहीं आती। उसकी क्या वजूहत हैं उसमें मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रही इसलिए कि नून लीग, पीपल्स पार्टी ये शायद फ्यूचर में इलेक्शन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हों, वो एक दूसरे को कबूल नहीं कर सकते। इसलिए इस सूरत हाल में उनके लिए या तो अनवारुल्लाह साहब हैं, दूसरी सूरत यह है कि फिर वो अतीक खान साहब को कबूल कर लें या हसन इब्राहिम साहब को कबूल कर लें। सियासी जमात एक दूसरे को कबूल नहीं करेगी और जो करेगी उसकी अपनी सियासी खुदकशी होगी दूसरे को करके। तो इसलिए इस टाइम में अगर इनकी ये मुलाकात हुई है, इनके पास भी ज़ाहिर है एमएलएज़ की कुछ तादाद है और मैं हमेशा कहता हूँ कि तनवीर इलियास वो वाहिद लीडर हैं जो अकेले सिंगल अगर कोई जमात भी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर बनने की सलाहियत रखते हैं। तो उन्होंने अगर इस बर्फ़ अगर पिघली है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कुछ और पहलू तलाश करने की बजाय इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आप नहीं समझते कि दोनों कायदीन को हालात ने मजबूर किया है कि दोनों एक पेज पे आ जाएं? नहीं, ये दोनों कायदीन ऐसे हैं जिनको हालात मजबूर नहीं कर सकते। ये दोनों अपनी सोच के अमल हैं और ये मुलाकातें अपनी मर्जी से करते हैं या मशीरों की राय से करते हैं। हालात शलात का इन पर कोई असर नहीं होता। अच्छा, चलिए ये बताइएगा सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब कि वो सियासी कारकुन जो 16 माह तक एक अनवारुल्लाह के हक़ में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, दूसरे सरदार तनवीर इलियास साहब के हक़ और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, इस मुलाकात के बाद वो कारकुन वो किस जगह पे खड़े हैं? अगर कायदीन का ये जो क्लब है, ये सियासी जो क्लब है, ये एक जगह पे जब ऊपर आके इकट्ठे हो जाते हैं कि कारकुन फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? कुछ भी नहीं, ना आज़ाद कश्मीर में कोई नजरिया है, ना कोई सियासी जमात है, ना कोई कारकुन है। ये आपको किसने कहा? वैसे बस लोग एक शौकिया कुछ लोग जो है वो उनको शायद तनवीर इलियास साहब अच्छे ना लगते
करते हों इसलिए अनवारुल हक साहब के नारे लगा रहे हो, कुछ को अनवारुल हक साहब से प्रॉब्लम हो इसलिए तनवीर इलियास साहब के। एक आम कारकुन को क्या पता है हुकूमत कैसे होती है और पॉलिसियाँ क्या होती हैं? यहाँ तो नजरिया ही कोई नहीं है। नजरियाती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक दौर में हुआ करती थी, वहाँ पे 2-2 फ्लैग होल्डर जो 2-2 जिनके पास फ्लैग थे, 4-4 महकमे थे, वो इक़्तिदार के लिए नून लीग में शामिल हो गए, कई लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये सियासी जमातें ये पाकिस्तान में बदलती हैं, आज़ाद कश्मीर में बदलती हैं, पूरी दुनिया में ये निज़ाम बदलता रहता है। इसमें ना कोई कारकुन है ना कुछ है, ये एक शौकिया कुछ लोग होते हैं जो बस नारे लगाए और वो भी उनके साथ इकट्ठे हो जाएंगे, बस वो लीडर के साथ। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक वज़ारत उज़्मा से लेके इस वक्त तक भरपूर सियासी कार्ड उन्होंने खेले हैं, बहुत से इस 16 माह में मुश्किलात और मसाइल उनको दरपेश हुए सियासी तौर पे, लेकिन उन्होंने हर मरहला पे भरपूर सियासी कार्ड खेले। अब एक बार फिर जब सियासी हलकों में कहीं कहीं तब्दीली की और अदम एतमाद की बाज़ सुनाई दे रही है, एक ऐसे मरहले में उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात करके एक और इम्प्रेशन दिया है कि नहीं मैं ये खेल भी खेल सकता हूँ। कुछ भी नहीं। तनवीर इलियास साहब जो हैं, मैंने पहले कहा था कि अकेले वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत रखते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने बेहतर सियासी कार्ड खेलने की बजाय गलतियाँ ज़्यादा की हैं। सही कार्ड उन्होंने अब खेलना शुरू किए हैं, जो उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है, ये उनके बेहतर फैसले हैं। माजी में तो वो कभी एक के खिलाफ उनसे गुफ्तगू करवा ली जाती थी, कभी दूसरे के खिलाफ करवा ली जाती थी, कभी तीसरे के खिलाफ, और हर उनको जाके बताया जाता था फलां भी आपके खिलाफ है, फलां भी खिलाफ है, फलां भी। तो हर बंदे को जब आप बुरा कहते रहेंगे तो फिर अच्छा स्टाफ इन्हीं में से कोई तलाश करेंगे ना। फारूक अदर साहब ने अपना बयानिया बहुत अरसा पहले तब्दील कर दिया। अनवारुल हक साहब जो हैं वो आजकल जिस बयानिए पे चल रहे हैं, बल्कि मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस बयानिए के ऊपर आप चल रहे हैं, अगर यही बयानिया आपका जारी रहा तो ये आपके लिए जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा करेगा। सियासतदान को जो है वो दूसरे को बर्दाश्त करके चलने की सलाहियत होनी चाहिए उसके अंदर। तनवीर इलियास साहब ने बहुत देर से ये अच्छे कार्ड खेलने शुरू किए हैं। पहले उन्होंने जो कार्ड खेले मेरे हिसाब में वो इतने अच्छे नहीं थे। अब उनका विजन है कि उन्होंने शायद अपनी सोच से ये फैसला किया या जिस मशीर ने भी उनको मशवरा दिया वो उसने ठीक काम किया। नहीं, आपने कहा उनके साथ आज़ाद मशीर थे, आप क्या समझते हैं उनको अपने मशीरों की जो टीम है वो तब्दील करनी चाहिए? उनके मशीर बदलते रहते हैं जी, वो तो हम कहें या ना कहें वो मशीर बदल देते हैं, मशीर उनके कभी मुस्तकिल नहीं रहते। अच्छा, चले सरदार गफ्फार साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा आजकल आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा इशू जो चल रहा है, मैं समझ गया हूँ आप वो 18 से 60 के कानून की मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल उस पे फौजदारी कानून, यस बिल्कुल उस पे वकला बरादरी दीगर तबकात की तरह AKNS ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन सूरत हाल ये जी कि कानून अपनी जगह पे मौजूद है और इस वक्त जो है आप पे नाफिजुल अमल है जी। और मैं समझता हूँ मैं बात नहीं कर सकता इसमें जो है वो शायद आपका अमल दखल हो इसको नाफिज कराने में भी। मैं तो यही समझता हूँ। मसलन इस कानून से आपको क्या खतरा है, मुझे पहले ये बताइए। आपको खतरा है? वैसे सवाल पूछे ना, आपको खतरा है इससे? जी बिल्कुल। डरे हुए क्यों हैं? जी बिल्कुल मुझे खतरा है। डरे हुए क्यों हैं? मैं PM साहब के किसी मामले पे तनकीद नहीं कर सकता। ओ भाई आपके साथ मेजबान बैठा है, मेजबान को देख के बात करें, डरे ना, बात करें इस पे। ठीक है, बताएं ना कि ये कानून उन्होंने बनाया है और रात के अंधेरे में बनाया है, खुफिया तौर पे बनाया है, हाँ, ये बात आपकी हिकमत अमली से बनाया है, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कंसर्न जो लोग हैं ना मीडिया को लिया गया, ना वकला को लिया गया, ना सोसाइटी को लिया गया। और सबसे जो अहम बात है कि इस पे अपोजिशन ने भी इस मामले में हुकूमत का साथ दिया है। वेरी गुड, कमाल की बात की है आपने। सोहेल साहब मुझे ये बताएं, आज एक कानून आ गया जिसमें साफी भी थोड़े से रगड़े में आए हैं, तो आप लोग जो है वो चीखना शुरू हो गए। जिस वक्त बजट पास हुआ बगैर डिबेट के, उस वक्त तो आप लोगों ने इतना शोर नहीं किया, बाकी लोगों ने इतना शोर नहीं किया, मेंबरान असेंबली सारे साथ मिले हुए थे। तो जिस मुल्क में या जिस खिते में बजट पे डिबेट ना हो जो अवामी है, वहाँ कानून पे क्या डिबेट होगी? और मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा मेंबरान असेंबली को तो शायद ये कानून ही नहीं समझ रहे थे कि ये है क्या, उनको तो पता ही नहीं लगा। ये एक पेज आया, उसमें लिखा था जी कि बाकी जो प्रोटोकॉल होता है वो लिखा था जी कि प्रेसिडेंट ये वो आगे पीछे करके, नीचे उसके लिखा था कि 1860 की जो 505 है इसमें इस हद तक तरमीम की जाती है कि उसमें सदर, वज़ीर आज़म, ब्यूरोक्रेसी और अपोजिशन और इस तरह के लोगों को भी जो है उसमें शामिल किया जाता है इसके अंदर। तो उनको शामिल कर लिया गया। इसका मतलब है कि उनके ऊपर आप तनकीद करेंगे तो आप जो है वो फौजदारी कानून के तहत आपसे निपटा जाएगा। अब असल कानून कहाँ लिखा हुआ है? 1860 में। 1860 का जो असल कानून है वो कानून ये है सर
कि अगर आप इन लोगों के खिलाफ बात करेंगे तो आपको 7 साल सजा होगी। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि उसमें इन लोगों को शामिल किया गया है। तो हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब दूसरी जहाँ तक बात आई, तनकीद के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप बेहतर ज़ुबान के साथ, सबूत के साथ, बेहतर रवैये के साथ भी तनकीद कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल सिलसिला चल रहा है, जिस तरह जिसको घर में कोई दूसरी दफ़ा चाय नहीं डाल के देता, वो भी उठ के कहता है कि सदर आज़ाद कश्मीर की जो है पॉलिसियाँ गलत हैं। इस तरह के कवानीन पाकिस्तान में भी आ गए। हम सिर्फ इस हद तक ये कहते हैं, AKNS का भी जो मौक़िफ़ है मेरा ख्याल है उनको भी इसको दोहराना चाहिए कि जो मीडिया पर्सनस हैं उनकी चूँकि जिम्मेदारी है महकमों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर तनकीद करना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट अभी तक आया नहीं है। मालूमात बेशुमार जो है वो उनके पास दुरुस्त होती हैं, गलत मालूमात नहीं होती। तो वो जो है उनको वो जो अदके इज़्ज़त का कानून है उसको ले आएँ, और उसके अंदर भी हमने उनको कहा था कि एक तरमीम करें कि साफ़ियों के जो मामलात हैं वो ऑलरेडी फाउंडेशन के अंदर डील होते हैं। वहाँ पे 45 दिन के अंदर उनकी गलत या दुरुस्त खबर का फैसला हो जाता है, और जस्टिस हाई कोर्ट जो उसके चेयरमैन होते हैं, रिपोर्ट उनको जाती है, देन वो डिसीजन करते हैं। तो आप हाई कोर्ट के जस्टिस की बजाय एक सीनियर सिविल जज से क्यों फैसला कराना चाहते हैं? तो अगर आप समझते हैं गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है उसमें अगर थोड़ी सी ये तरमीम कर दें तो ये इशू जो है आप नहीं समझते कि आज़ाद कश्मीर के तमाम तबकात की जानब से शदीद मज़ामत आई है, मज़म्मत भी लोगों ने की है, और वकला की एक टीम जो है इसे चैलेंज करने जा रही है। हुकूमत को क्या समझते हैं, इसमें नज़रसानी नहीं करनी चाहिए? नहीं, हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए ना। मैंने पहले कह दिया कि जो मीडिया की हद तक जो बातचीत है उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसमें पकड़े वो लोग जाएंगे जो गलत रिपोर्टिंग करेंगे या गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे। आप ना करें ना गलत रिपोर्टिंग, ना गलत ज़बान इस्तेमाल करें। आप किसी इलाके में थाने का बनने का ये मतलब तो नहीं होता कि हर मलेदार को या इलाके के हर बंदे को पकड़ा जाएगा। थाना तो उसको पकड़ेगा जो चोर होगा, तो ना करें चोरी। कोई नहीं, जो मर्जी कानून बन जाए, सो वट। तो हुकूमत का ये कहना था कि इन अमूर में मीडिया की जो तंजीमें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, लेकिन जो तरीका वारदात अख्तियार किया गया किसी को पता नहीं लगा। नहीं, इसके जब नोटिस जारी हुआ उसके बाद ये मामला मंत्रियां पे आया। इसके वाले से हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ऑन बोर्ड उन्होंने लेता था के इज्जत के कानून में। ये तो अलग से एक वारदात हुई, और मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारीगर है। अच्छा जी जी, किसी कारीगर की कारीगरी है ये, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कोई कारीगर जरूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये उससे ज्यादा सख्त है। सही हो गया। ये बताइएगा सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब कि सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है जिससे आज़ाद कश्मीर में लाखों मुस्तहिक जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा? बहुत शुक्रिया सोहेल मुगल साहब। आखिर आपको भी जो है ना, और असल जो अवामी बात है वो इस वक्त आप कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम को जो है ना आवाम तक रखें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे भी किए, आपके साथ भी किए, आपने और आशमी साहब ने भी किए। और इसमें गुजारिश ये है कि इसकी जो दरख्वास्तें हैं वो 1,19,000 जमा हुई थी। 1,19,000 उसकी जो स्क्रूटनी है वो जारी है। नादरा के पास डेटा इन्होंने भेज दिया हुआ है, और हम तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को ये कहेंगे कि इसको मज़ीद कई साल तक लटकाया ना जाए। अपने हाथ से पहला चेक जारी करें, अगर वो करना चाहते हैं तो फौरी तौर पे जारी करें, ताकि लोगों को इसका रिलीफ जो है वो मिलना शुरू हो। अब नादरा के पास से डेटे की कलेक्शन और वो उसकी वेरिफिकेशन, और इसमें ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि हुकूमत ने कह दिया है कि अब जो ज़कात है, ज़कात फ़ंड को भी हम अलग से उसकी फहरिस्तें बना रहे हैं, तो जो लोग यहाँ से बच जाएंगे उनको ज़कात फ़ंड में ले जाएं। और दूसरी जो एक गुजारिश इस प्रोग्राम के वाले से मैं करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत से लोग बीमार हैं, बेशुमार लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, बेशुमार लोग बेशुमार लोग कैंसर पेशेंट हैं। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म मेहरबानी करें, हाँ, ज़कात फ़ंड से जिन लोगों का बैरून आज़ाद कश्मीर इलाज होना है उन फाइलों को बेशक आप अपने पास मंगवा लें, मगर बीमारों को जो है पास पड़ी हुई है, ज़ुल्फ़िकार साहब हमारी इत्तलात ये हैं कि दर्जनों फाइलें उनकी मेज़ पे पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ PM साहब जो है वो इन बीमार लोगों की जो हैं वो इनके लिए वो कुछ ना कुछ करें। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तो पता है कि बीमार की तीमारदारी से कितना फ़ायदा होता है। तो अगर कुछ बीमारों को ये पैसे मिल जाएंगे, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, तो उनके बच्चे जो हैं वो दवाएं देंगे, और हुकूमतें बेसिकली इसीलिए होती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार ज़ुल्फ़िकार अली साहब। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब की मुलाकात समेत दीगर अमूर पर बात की। नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नए सवालात के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।